गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ हीट का लेक्चर नंबर 3 लेके मिल रहे हैं। तो आज हम लोग एक तो कंडक्शन को कंप्लीट कर लेंगे और आज के इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको कंडक्शन के ऊपर आपको एक डीपीपी मिलेगा, ठीक है ना। तो कृपया उस डीपीपी को सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, जिसका डिस्कशन हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तो मैं पहले आपको कंडक्शन पे कुछ और चीज़ें जो बची हुई हैं, खासकर फ्रीजिंग ऑफ वाटर के ऊपर है क्वेश्चन बहुत अच्छा कि आइस की लेवल कैसे इंक्रीज करती है, उन पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और इसके अलावे जो अपना मेथड नंबर 2 है दैट इज़ कन्वेक्शन, उसको आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है ना। वो छोटा सा ही है और वो आज ही ख़त्म भी हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, न्यूमेरिकल्स के ऊपर नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं है एज सच जो एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, थ्योरेटिकली वो बहुत अच्छा कंटेंट है जिसको हम लोग आज देखेंगे। तो चलो, सबसे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन लिख दिया बोर्ड पे, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो ताकि आपको यहाँ से रिवीजन हो जाए कि कैसे कैसे क्या करना है। दोस्तों एक बात समझो हमारी, ये जो क्वेश्चन बोर्ड पे अभी आपको लिखा हुआ है ये आपका जेई में पहले पूछा था, जेई एडवांस में, और इस क्वेश्चन को ही रिपीट किया गया 2019 में आपका जेई मेन में, ठीक है ना। मतलब ये एक फेमस क्वेश्चन है जो आपको अक्सर कई जगह दिख जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में एक बार समझाऊंगा आपको क्या लिखा हुआ है। ए सिलेंडर ऑफ रेडियस आर इज सराउंडेड बाय ए सिलिंड्रिकल सेल, है ना, ऑफ रेडियस 2r। सेल का मतलब खोखला गोला होता है। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ द इनर सिलेंडर इज K1, जो अंदर वाला है वो K1 है, एंड दैट ऑफ आउटर इज K2, आउटर वाले का K2 है। एज्यूमिंग नो हीट लॉस द इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी। अब देखो यहाँ वर्ड यूज किया हुआ है इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी। इफेक्टिव मतलब जिसको हम लोग K इक्विवेलेंट निकाल रहे थे ना, K इक्विवेलेंट, तो K इक्विवेलेंट को ही यहाँ इसने क्या वर्ड नाम दे दिया है, इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है ना। तो वो आपको हीट जो है फ्लोइंग अलोंग द लेंथ ऑफ सिलेंडर, जो हीट है वो किसके अलोंग फ्लो हो रहा है, सिलेंडर के अलोंग फ्लो हो रहा है, उसकी बात की जा रही है। और ये 4 चॉइसेस दिए हुए हैं, तो कृपया इसे सॉल्व कीजिए, दिमाग लगाइए कैसे सॉल्व होगा, ओके। तो बच्चों अब इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि प्रॉब्लम में दिया हुआ क्या है। सबसे पहली बात कि यहाँ पे एक सिलेंडर बनाओ, ठीक है, एक सिलेंडर बनाओ जिसकी बात की जा रही है, और उसका रेडियस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है r। तो दिस इज सिलेंडर जो अंदर में है, ठीक है, और इसकी रेडियस कितनी है r। और इस सिलेंडर को एक दूसरा सिलेंडर सराउंड करके रखा हुआ है, यानी एक समझो, एक ऐसे समझो कि एक पाइप है और उसके ऊपर दूसरा पाइप है। तो अंदर वाला पाइप सॉलिड है, तो बाहर वाला पाइप खोखला होगा, हॉलो होगा, जिसको हम लोग शेल बोलेंगे, तभी तो वो उसके ऊपर होगा। तो इसका मतलब है जो दूसरा कवरिंग इसके ऊपर डाला गया है, इसको मैं आपको रेड कलर या ब्लू कलर से शो कर रहा हूं। देखो आप ऐसे समझो, ये एक दूसरा सिलेंडर हो गया इसके ऊपर। और ये बात समझ में, एक लेयर के ऊपर ये दूसरा लेयर हो गया। अब ये आपका स्ट्रक्चर है, ये लेंथ वाइज ये स्ट्रक्चर है। अगर इसको क्रॉस सेक्शन के हिसाब से देखोगे, अगर मान लो क्रॉस सेक्शन समझते हो ना, लेंथ के परपेंडिकुलर, अगर लेंथ के परपेंडिकुलर देखोगे तो आपको ये इनर सर्कल दिखाई पड़ेगा ब्लैक ब्लैक, और इसके आउटर में ये क्या दिखेगा, ब्लू वाला सर्कल, ओके। इनर वाले का रेडियस कितना है r, और बाहर वाले का रेडियस देखो ये है r और ये है आपका 2r। तो पूरा खेल क्या है, अब पहले ये समझो कि ये सीरीज में है या पैरेलल में। जैसा कि लिखा हुआ है कि जो आपका हीट है वो लेंथ के लॉन्ग फ्लो हो रहा है, मतलब तो ऑटोमेटिकली ये हॉट इंड होगा और ये क्या होगा, कोल्ड इंड होगा, और लेंथ मान लो L है। तो आप ये बताओ कि ये सीरीज में है कि पैरेलल में। तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो कि दिस इज इन पैरेलल, क्योंकि दोनों के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, सेम, दोनों के क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस सेम और लेंथ वाइज लगा हुआ है। तो ऑटोमेटिकली बच्चों ये दोनों आपके पैरेलल में हो गए। तो ऊपर वाले का रेसिस्टेंस R1
और नीचे वाले का रेसिस्टेंस R2। आ रही है बात समझ में? तो ये हो गया आपका, इसका रेजिस्टेंस मान लो R1 और इसका मान लो R2। तो ये दोनों किस में है बच्चों? पैरेलल में। खैर अभी अपने को क्या कैलकुलेट करना है? अपने को कैलकुलेट ये करना है कि इनका K इक्विवेलेंट कितना होगा। तो बच्चों एक बात बताओ कि आपको सबसे पहली बात आपको मैंने बता रखा है कि अगर पैरेलल की बात करोगे तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 लिखोगे। और जहां तक रही बात R इक्विवेलेंट लिखने की, तो क्या लिखोगे? K इक्विवेलेंट। हालांकि डायरेक्ट फॉर्मूला भी हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन अगर तुम फॉर्मूला भूल गए हो तो चिंता करने की बात नहीं है। डायरेक्ट फॉर्मूला याद है आपको? डायरेक्ट फॉर्मूला याद होगा ना आपको? क्या एक फॉर्मूला था आपका? K इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या था आपका? याद करो आप, K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन A1 प्लस A2। वही चीज है यहाँ पे। अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं भी है तो आप कम से कम ये तो आपको याद होना चाहिए। तो K इक्विवेलेंट हो गया और लेंथ तो आप याद करो R इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं? तो लेंथ अपॉन K इक्विवेलेंट इनटू एरिया। अब देखो टोटल एरिया, पूरा सिलेंडर का एरिया कितना होगा? तो पूरा सिलेंडर का जो एरिया होगा वो होगा 4πr²। कहोगे ये 4 कहां से आ गया? तो भैया ऐसा है कि रेडियस आपका है 2r, तो 2r का स्क्वायर करोगे, 2r का स्क्वायर करोगे तो ऑटोमेटिकली वो 4r² होगा। और रही बात इधर R1, तो R1 मान लो इनर वाले को, तो क्या लिखोगे? 1 अपॉन लेंथ तो L ही लेंगे और नीचे में क्या लिखेंगे? L अपॉन K1 इंटू एरिया। अंदर वाले का कितना होगा भाई? तो अंदर वाले का होगा πr²। अब प्लस 1 अपॉन R2, तो 1 अपॉन R2 में भी लेंथ तो L ही लोगे, बाहर वाले का भी लेंथ क्या है? L ही लोगे। लेकिन अब देखो सावधानी बरतना तुम यहां पे, एरिया कितना लोगे? तो देखो टोटल एरिया है 4πr² और अंदर वाले का एरिया है πr²। तो 4πr² में से πr² अगर घटाओगे तो ये आपका आएगा 3πr²। कितना आएगा बच्चों? 3πr²। अब फिर देखो इसको रिवर्स ऊपर भेज दो, इसको ऊपर भेज दो, तो K इक्विवेलेंट इंटू 4πr² बाई L, K1 इंटू πr² बाई L, K2 इंटू 3πr² बाई L, है ना बच्चे? अब देखो यहां से कितना आराम से सॉल्व हो गया। ये आपका L L L कैंसिल और उसके बाद πr² कैंसिल। तो इस तरीके से K इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आ गया K1 प्लस 3K2 और डिवाइडेड बाई, उधर से 4 को ले आओ, डिवाइडेड बाई 4। दिस इज योर आंसर। ठीक है, लेकिन आप इतना क्यों करोगे? आप क्यों नहीं फॉर्मूला याद करोगे? जो फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया है, मैंने पैरेलल के लिए क्या फॉर्मूला बताया था? 2 के लिए, इसलिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया था K इक्विवेलेंट इक्वल्स टू K1 A1 प्लस K2 A2 और डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2। तो A1 की वैल्यू πr² रख दोगे और A2 की वैल्यू 3πr² रख दोगे और नीचे में πr² प्लस 3πr², 4πr², कैंसिल होगा, डायरेक्ट आंसर ये आ जाएगा। तो आप ये फॉर्मूला मैंने पुट करो और यहां पे दिमाग कहां लगाना था? एरिया लिखने में। A1 का वैल्यू कितना हो गया? πr² और A2 का वैल्यू कितना हो गया? 3πr²। जिसको इसमें कंफ्यूजन है उसको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंदर वाले का एरिया है πr² और बाहर वाले का हो जाएगा 3πr²। क्यों? क्योंकि ये टोटल हो जाएगा 4πr² और 4πr² में πr² अगर माइनस करोगे तो बाहर वाले के लिए कितना बचेगा? 3πr²। इस तरीके से ये प्रॉब्लम आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलो जल्दी से इसे लिख लो। तो दोस्तों अब ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो जेई एडवांस 2013 में आया है। इस क्वेश्चन की लंबाई चौड़ाई देख के आपको डर लग रहा होगा कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। आप बिल्कुल इस बात की फिक्र मत करो, जब मैं ये क्वेश्चन तुम्हें समझाऊंगा तो तुम्हें इसमें कोई डरने वाली बात है नहीं। देखो क्या बोल रहा है, यहां कॉन्फ़िगरेशन 1 और कॉन्फ़िगरेशन 2 की बात की गई है। मतलब यहां 2 ब्लॉक्स लगाए गए हैं, एक कॉन्फ़िगरेशन 1 में ऐसे लगाया गया है और कॉन्फ़िगरेशन 2 में ऐसे लगाया गया है। कॉन्फ़िगरेशन 1 में ये दोनों ब्लॉक आपका सीरीज में है, 1 के बाद दूसरा, और यहां पे ये दोनों क्या है? पैरेलल में। समझ गए ना? यानी ये दोनों का बाकी सारा डायमेंशन आइडेंटिकल है, दैट इज लेंथ, एरिया सब कुछ सेम है। कंडक्टिविटी K 2K है, यहां भी 2K K है।
यहां पे तुम देख सकते हो सीरीज है, ये पैरेलल है। इन दोनों ही के अक्रॉस जो टेम्परेचर डिफरेंस, जैसा कि यहां एक्स एक्सिस लिख दिया गया है, यानी लेंथ के लॉन्ग जो टेम्परेचर डिफरेंस है दोनों ही केस में क्या है, सेम है, जो कि यहां पे लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है, ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक, टू रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स हैविंग सेम डायमेंशन कैन बी अरेंज्ड in configuration 1 or in configuration 2 as shown in figure. One of the block has thermal conductivity K and other 2K. The temperature difference between ends along x-axis is same in both case. It takes 9 seconds to transport certain amount of heat from hot end to cold end in case 1. अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक हीट को जाने में एक certain amount मान लेते हैं Q, इस केस में अगर 9 सेकेंड लग रहा है तो इस सेकेंड में वो हीट का अमाउंट को जाने में कितना टाइम लगेगा। तो वीडियो पॉज करो और इसे सॉल्व करो, ये सॉल्व करना चाहिए तुम्हें। और देखो चॉइस कितना कितना है, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4.5 सेकेंड एंड 6 सेकेंड। तो कृपया इसे सॉल्व कीजिए और फिर देखिए क्या होता है। तो दोस्तों देखो, ये पहला केस है जहां ये आपका K है, ये 2K। ओके, तो सीधी सी बात ये है कि ये दोनों सीरीज में, तो इसका रेसिस्टेंस और इसका रेसिस्टेंस, तो जिसकी कंडक्टिविटी मान लो दोगुनी है, इसका R मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2R। कहोगे कैसे, फॉर्मूला याद रखना होगा दोस्तों में, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है L/KA, है कि नहीं। तो सीधी सी बात है, अगर हम लोग L/KA जिसकी कंडक्टिविटी डबल है, जैसे 2K है ना, तो अगर मान लो तुमने R = L/2K माना, तो ऑटोमेटिकली अगर L/2KA को अगर R माना तो L/KA इसका जस्ट डबल हुआ ना भाई, तो ये क्या हो गया आपका 2R। और ये दोनों क्या हो गया सीरीज में, तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया बच्चे, 3R। ओके, हीट करंट होता है टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेसिस्टेंस, जो कि हो गया 3R, H हो गया। अब मान लो H की जगह क्या लिख सकते हो आप, H की जगह लिख सकते हो Q/T, टोटल हीट अपॉन टाइम, इज इक्वल टू TH माइनस TC अपॉन 3R। तो दोस्तों यहाँ से Q इक्वल टू TH माइनस TC अपॉन 3R और इंटू, ओके, इंटू T। ये एक इक्वेशन आ गया। और दूसरा इक्वेशन, जब इन दोनों को आपने ऐसे लगाया, जब इन दोनों को आपने ऐसे लगाया है ना, एक K है दूसरा 2K, तो ऑटोमेटिकली ये पैरेलल में है, तो एक हो गया आपका K की जगह आप लिख दोगे 2R और दूसरा जो लिखोगे वो क्या लिखोगे R, तो R और 2R। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे R इक्विवेलेंट जो हो गया आपका 2R इंटू R अपॉन R, 2R प्लस R, दिस इज 2R/3। ये आपका R इक्विवेलेंट इस केस में आ रहा है। तो इस केस में अगर देखें तो हम लोग लिख सकते हैं, H डैश कर लेते हैं, तो TH माइनस TC, यहाँ भी टेम्परेचर का डिफरेंस तो वही है, समझ में आ रही है बात। तो टेम्परेचर का डिफरेंस तो वही है आपका, और डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, 2R/3। अब H डैश की जगह क्या लिख सकते हो, तो H डैश हो गया हीट अपॉन टाइम, तो कहता है सेम अमाउंट ऑफ हीट जाना चाहिए। तो ठीक है, अगर अमाउंट ऑफ हीट सेम रखोगे तो टाइम कुछ और जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम देख सकते हो कि यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, यहाँ पे आपका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है और यहाँ पे ये दोनों अलग अलग है। तो भैया ऊपर वाला भले सेम है, नीचे वाला अलग अलग है, तो टाइम तो अलग ही आएगा ना, क्योंकि हीट क्या रखना है, सेम कर रहा है, सेम अमाउंट को फ्लो करवाना है। तो Q/T डैश इक्वल टू TH माइनस TC अपॉन 2R, 3 को ऊपर भेज दो, है ना, 3 को ऊपर भेज दो। तो यहाँ से Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, अगेन Q इक्वल्स टू 3T डैश TH माइनस TC अपॉन 2R। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 में तो कहता है दोनों ही केस में सेम अमाउंट ऑफ हीट को फ्लो करवाना है। तो ठीक है, यहाँ भी फ्लो करवाया हमने Q और इस केस में भी फ्लो करवाया Q। यहाँ Q फ्लो करने में T टाइम लगा है, यहाँ Q फ्लो करने में T डैश टाइम लगा है। तो अगर इन दोनों को इक्वेट कर दोगे फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से, फ्रॉम 1 and 2, तो सीधी सी बात क्या है, क्या कैलकुलेट होके आ जाएगा, 3T डैश स्मॉल t है TH माइनस TC अपॉन 2R इक्वल्स टू TH माइनस TC
डिवाइडेड बाई 3r इंटू स्मॉल टी। अब यहाँ सारे तो कैंसिल ही हो जाएंगे, टी एच टी सी सब कैंसिल हो जाएगा। इधर हो जाएगा बच्चों 3t-/2 और इधर क्या हो गया आपका t/3, आर कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा t' तो 2 ऊपर चला गया, 3 इधर, तो 2t/9 और t की वैल्यू 9 सेकेंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो 9/9, 9 कैंसिल, आंसर आ गया दोस्तों 2 सेकेंड्स। तो इस केस में आपका जो हीट को जाने में टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 2 सेकेंड्स। जल्दी से लिख लो। तो दोस्तों देखो, फॉर्मेशन ऑफ आइस लेयर के ऊपर भी बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है ना। थोड़ा ये टफ है, लेकिन हम लोग अभी इसको सीखने का प्रयास करेंगे और समझ भी जाएंगे। तो पहले मैं इसे क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही इसे मैं करूंगा। देखो क्या क्वेश्चन कर रहा है, लिखा हुआ है ऑन ए कोल्ड विंटर डे। मान लो कहीं पे जैसे कि आपका साइबेरिया जहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ की बात की जा रही है। ऑन ए कोल्ड विंटर डे द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज -T0 डिग्री सेंटीग्रेड। वहाँ पे टेम्परेचर कितना है, -T0 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर कहता है ए सिलेंड्रिकल ड्रम ऑफ हाइट h। एक सिलेंड्रिकल ड्रम है, यू कैन सी दिस, कि एक सिलेंड्रिकल ड्रम है जिसकी हाइट कितनी है h, ओके। H मेड ऑफ बैड कंडक्टर, ये जो ड्रम है दिस इज मेड ऑफ बैड कंडक्टर, मतलब हीट यहां से ऐसे लॉस कहीं पे नहीं हो सकता है, जो भी हीट लॉस होना है ऊपर में ही लॉस होगा। इज कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर एट 0 डिग्री। अब देखो पानी पूरी तरीके से भरा हुआ है इसमें, ठीक है। कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द होल मास ऑफ वाटर टू फ्रीज। अब एक बात समझो, बाहर का टेम्परेचर लेस देन 0 डिग्री है तो निश्चित तौर पे ये हीट लूज करेगा, क्योंकि ये वाटर ऑलरेडी 0 पे है। अब यहां से अगर हीट फ्लो होगा तो 0 के वाटर से अगर हीट निकालोगे बच्चे, तो वो आपका आइस का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि ये पूरे को जमने में, पूरे को फ्रीज होने में कितना टाइम लगेगा। ड्रम की हाइट क्या दी गई है, h, और क्या क्या दिया गया है, जो आइस की थर्मल कंडक्टिविटी को आप k एज्यूम कर लो, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो L है, डेंसिटी ऑफ आइस क्या है, रो है। सवाल ये उठता है, अच्छा एक बार पहले आप लिख लो फिर मैं इसको समझा रहा हूं। आप लिख लो जल्दी से, और हो सके तो ट्राई भी करो खुद से एक बार, ठीक है बच्चों। तो दोस्तों इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहली बात देखो, आपका हीट यहां से लूज होना शुरू होगा, तो सबसे पहले कौन सा वाटर आपका फ्रीज होगा। तो सोचने वाली बात है दोस्त कि ये जो ऊपर में आपका 0 डिग्री पे है ना, सबसे पहले तो हीट यहीं पे लॉस होगा, तो सबसे पहले मौका मिलेगा इसे ही फ्रीज होने का। तो ये देखो मैंने इसे रेड कलर से ऐसे कर दिया, जहां जहां मैं रेड कलर करता जाऊं आप समझो कि वो फ्रीज हो चुका है। तो अब देखो, मान लो किसी समय इतना लेयर फॉर्म हो चुका है आइस का, तो अब यहां से इस वाटर को अगर फ्रीज होना है तो इससे जो हीट लॉस होगा वो इस पूरे आइस के स्लैब को पार करता हुआ जाएगा। आ रही है बात समझ में, मतलब कि अब यहां तक तो आइस बन गया, अब यहां वाले वाटर को अगर बाहर जाना है, भाई वाटर को बोल रहा हूं मैं, हीट को अगर बाहर जाना है तो ये आइस के पूरे लेयर से क्रॉस करता हुआ जाएगा। तो ऐसा होते होते क्या हुआ कि आप एक बात समझ लो कि किसी समय किसी टाइम पे ये आपका इतना आइस फॉर्म हो चुका है, ये आइस आपका फॉर्म हो चुका है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं किसी समय आपका x थिकनेस तक आइस बन चुका है, ठीक। तो एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t, x थिकनेस, थिकनेस मतलब मोटाई, थिकनेस ऑफ आइस इज फॉर्म्ड, ठीक है। x थिकनेस आइस का बन चुका है किसी टाइम t पे। थोड़ा और टाइम बीतने दो, छोटा सा टाइम और, तो छोटा सा टाइम और बीतेगा। सपोज इन नेक्स्ट dt टाइम, अगले dt टाइम में फर्दर dx थिकनेस
ऑफ आइस विल बी फॉर्म्ड। अब एक काम करते हैं, ये हम मान के चलते हैं कि थोड़ा और dt बीतने के बाद यहां dx थिकनेस और फॉर्म हो गया। कितना फॉर्म हो गया बच्चों? dx थिकनेस। तो खुद सोचो, इस dx थिकनेस में जो dm मास का आइस बना, उस आइस के बनने के लिए जो हीट निकालना हुआ, हीट को जो निकलना पड़ा, वो पूरे स्लैब से होता हुआ जाएगा। तो अगर मान लो अगले dt समय में dx थिकनेस जिसमें dm मास का आइस फॉर्म हुआ है, उसको बनाने के लिए यहां से हीट निकालना पड़ेगा। तो कितना हीट निकालना पड़ा? तो मान लेते हैं dq। dq इज द अमाउंट जो हीट यहां से फ्लो होके बाहर गया होगा, उसी dq हीट के निकलने से dx थिकनेस का आइस बना जिसका मास कितना है? dm। तो सबसे पहले तुम dq निकालो। तो dq कितना होगा? तो तुम्हें पता है मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, m इंटू एल, याद होगा कैलोरीमेट्री में। तो dq अमाउंट ऑफ हीट को यहां से निकलना कितना? dq अमाउंट के निकलने से जो ये आइस बन रहा है, उस dq की वैल्यू कितनी होगी? dm इंटू एल। और ये dq कितने देर में यहां से पास कर गया है? क्योंकि ये आइस बना कितने टाइम में? dt टाइम में। इसका मतलब ये dq हीट पूरा यहां से कितने टाइम में क्रॉस कर गया होगा? dt टाइम में। तो आप ये भी लिख सकते हो dq बाई dt, ये हो जाएगा हीट करंट। ये dq अमाउंट कितने देर में गया? dt टाइम में। तो h इक्वल्स टू लिख सकते हैं dq बाई dt, हीट फ्लोन अपॉन टाइम टेकन, इसी को तो हीट करंट बोलते हैं। और h इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या लिखते हैं आप? k इंटू एरिया। तो मान लो इस सिलेंडर का एरिया a है। कितना एरिया है? a। तो लिखेंगे k इंटू a। और टेम्परेचर डिफरेंस देखो, ये जो आइस बना आपका, ये जो आइस यहां पे बन रहा है, ये आइस का हीट को बाहर जाने के लिए यहां से यहां तक ये ट्रेवल किया है। तो जहां पे ये बन रहा है वहां का टेम्परेचर तो 0 डिग्री होगा, और बाहर का टेम्परेचर कितना है? -T0 डिग्री। तो ये 0 डिग्री हॉट का काम करेगा, और ये 0 से भी छोटा है तो वो कोल्ड का काम करेगा। तो लिखेंगे 0 माइनस T0 डिग्री। आ रही है बात समझ में? तो ये हो गया कंडक्टिविटी, ये हो गया एरिया, और ये आपका ठीक है। फिर आगे देखो, आगे क्या लिखेंगे? डिवाइडेड बाई, तो के ए टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाई लेंथ। अब ये देखो, ये तो अभी बना ही है, और इसके बनने के लिए जो हीट गया है वो इस पूरे लेंथ को क्रॉस किया है, और ये लेंथ कितना है? x। तो लिख देंगे x। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से आपका h इक्वल्स टू, और h की जगह क्या लिख दोगे? h की जगह लिखोगे dq बाई dt। तो ऑटोमेटिकली dq अपॉन dt इक्वल्स टू ka, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ka T0 अपॉन x। ठीक। अब देखो क्या करोगे, अब बस थोड़ा थोड़ा इंटीग्रेशन लगाना है। dq की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो dq की जगह लिख सकते हैं dm इंटू एल। क्या लिखेंगे बच्चों? dm मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अपॉन dt इक्वल्स टू ka T0 अपॉन x। अब dm की वैल्यू कैसे लिखोगे? तो dm ये अमाउंट ऑफ आइस है, तो dm की वैल्यू कैसे लिखेंगे? तो dm इक्वल्स टू ये जो छोटा सा आपका थिकनेस है, इसी में तो dm मास है ना आइस का, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? तो थिकनेस कितना है बच्चों? dx। एरिया कितना है? a। तो a इंटू dx, और आइस की डेंसिटी क्वेश्चन में दी गई है रो, तो यहां आप क्या लिख दोगे? रो। समझ में आ रही है बात? dm इक्वल्स टू dx इंटू a इंटू रो। dx हो गया थिकनेस, a हो गया एरिया, और रो से आपने मल्टीप्लाई कर दिया डेंसिटी से। तो चलो अब काम करते हैं। अब हम लोग करीब करीब आंसर के पास पहुंच चुके हैं। तो जहां dm है वहां लिखो ये पूरा चीज। क्या लिखोगे? a इंटू dx इंटू रो। क्लियर? और ये किसके जगह लिख रहे हैं हम लोग? dm के जगह। a इंटू डी एक्स इंटू रो, और ये l भी है ऊपर में, इंटू l, नीचे में क्या है? dt, और इक्वल में इधर क्या है? ka T0 बाई x। अब एक काम करो, इसमें एरिया कैंसिल हो जाएगा, एरिया का कोई रोल ही नहीं रहा, एरिया कैंसिल हो गया। अब
x को एक तरफ ले जाओ, टाइम को एक तरफ ले जाओ, तो यहां पे और टी नॉट को भी उधर ही भेज दो। तो देखो इधर क्या होगा, इधर हो गया बच्चों रो इंटू एल, है ना, रो इंटू एल, और ये हो गया x dx, ये x नीचे से जाएगा, और इधर क्या रहेगा, इधर से k टी नॉट को इधर भेज दो एंड इस साइड भेज दो dt को। कुछ नहीं किया हमने, बस थोड़ा अरेंज कर दिया इधर उधर। अब सीधी सी बात है कि अब इधर आपका ये कांस्टेंट है, ये x dx है, इधर टाइम है, तो दोनों तरफ अब इंटीग्रेट कर लो। अगर dx को बनने में dt टाइम लगा तो ये पूरा h को बनने में कितना टाइम लगेगा, यही तो पूछ रहा है। तो सीधी सी बात है t इक्वल्स टू dt का इंटीग्रेशन, और dt के जगह आप ये पूरा रखोगे तो इसमें रो l है ना, पूरे के लिए रो, या ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन मार दो तो अच्छा रहेगा, तुम्हें उसकी आदत होगी। इधर क्या हो गया बच्चों, x dx, लिमिट कहां से कहां लोगे, तो इधर ले लो 0, है ना, फॉर्मेशन शुरू हुआ था 0 से, t इक्वल टू 0 से स्टार्ट किए, इधर भी तुम x की वैल्यू क्या ले लो, 0, तो 0 से t नॉट तक, मान लो t नॉट फाइनल टाइम, या t ही रखो, जो रखना t नॉट रख लो, और इधर x की वैल्यू कहां से कहां, यहां से फॉर्म होते होते नीचे तक आना है, तो यहां से फॉर्म होते होते नीचे तक आना है, तो x की वैल्यू 0 से ग्रो होके कहां तक पहुंचेगी, h तक, तो 0 से h, ठीक है ना। तो भैया ऐसा है कि dt का तो t हो जाएगा, तो एक बार t नॉट रखोगे, एक बार 0 रखोगे, और इधर x dx का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, एक बार h रखोगे, एक बार 0 रखोगे। तो मेरे पास तो जगह नहीं है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, तुम यहां लास्ट में लिख लेना। ये हो गया बच्चों कितना, टी नॉट, सो टी नॉट इज इक्वल टू रो एल बाई 2k टी नॉट, और x dx का हो गया था आपका x स्क्वायर बाई 2 बाहर आ गया, और एक बार h रखोगे तो h स्क्वायर माइनस 0, तो सीधा हो जाएगा यहाँ पे h स्क्वायर। तो देखो आंसर क्या निकल के आया, तो आंसर जो अपना निकल के आया, पूरे आइस के इस ड्रम को फ्रिज होने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा रो एल 2k टी नॉट इंटू एच स्क्वायर, एच जहां पूरे ड्रम की क्या है हाइट, इतना टाइम आपको लगेगा। अब यहाँ पे कुछ और ट्रिक मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा आप ध्यान देना कि कैसे हम लोग यहाँ पे कुछ काम और कर सकते हैं। तो देखो, अगर मान लो अगर ये ड्रम है और ये ड्रम में आपका वाटर है, ठीक है। अब एक ट्रिक देखना, जैसा कि तुमने देखा अभी कि अगर ऊपर से x थिकनेस तक आपका आइस फ्रीज होता है तो जो टाइम लग रहा है वो कितना कैलकुलेट होके आया था, तो वो टाइम जो अपना कैलकुलेट होके आया था दोस्तों, तो टाइम कैलकुलेट हो गया था t इक्वल्स टू रो एल अपॉन 2k, और ये क्या था, टेम्परेचर, किसका टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर, हालांकि वो माइनस में होगा लेकिन ये माइनस आपका यहाँ पे एडजस्ट हो जा रहा था। बाकी रो डेंसिटी है, एल रेटेड ऑफ फ्यूजन है, के कंडक्टिविटी है, और यहाँ पे जो हाइट थी h, तो फिलहाल अगर हमने x माना है तो ये x स्क्वायर। क्लियर। अगर मान लो कि कोई ऐसा बोले कि भैया ये जो है थिकनेस ये x1 है, तो या ये x1 है, तो यानी t1 टाइम में x1 आपका थिकनेस बन रहा है, तो इस तरीके से x2 थिकनेस तक जाने के लिए कितना टाइम चाहिए, तो t2 टाइम चाहिए होगा, तो रो एल अपॉन 2kt इंटू x2 स्क्वायर। क्लियर। तो अब एक कोई पूछेगा, जैसे सोचो कि कोई पूछेगा कि भाई ये बताओ कि x1 से x2 तक जाने में कितना टाइम लगा, तो देखो t1 टाइम में x1 तक फॉर्म हुआ, t2 टाइम में x2 तक फॉर्म हुआ, तो ऑटोमेटिकली t टाइम जो लगेगा, मान लो इस बीच में कितना टाइम लग रहा है t1 टाइम में x1 फॉर्म हुआ, t2 टाइम में x2 फॉर्म हुआ, तो x1 से x2 फॉर्म होने में कितना टाइम लगेगा, तो आप कैसे निकालोगे, तो t इक्वल्स टू t2 माइनस t1 कर दोगे, यही टाइम लगा आपका, दिस इज द t, यानी टाइम टेकन टू फॉर्म लेयर फ्रॉम x1 टू x2, है ना, x1 से
x2 तक फॉर्म होने में जो टाइम आपको लगेगा। तो t इक्वल्स टू हो गया t2 माइनस T1। तो t2 माइनस T1 करोगे दोस्तों तो सीधी सी बात है रो L अपॉन 2KT कॉमन ले लोगे तो x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। तो आप ये फॉर्मूला याद रखना, समझ गए ना, ये फॉर्मूला याद रखना कि अगर किसी ने बोल दिया कि यार आइस का जो थिकनेस है वो 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर ग्रो करने में कितना टाइम लगेगा, तो ये सारा डाटा दे देना। यहाँ 20 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 10 का स्क्वायर हो जाएगा। निश्चित तौर पे ऐसा यूनिट में सेंटीमीटर को मीटर में बदल लोगे तो वो 10 से 20 के बीच ग्रो करने का टाइम आपको मिल जाएगा। समझ गए ना। तो भाई एक बात हमेशा याद रखना कि ये फॉर्मूला भी बहुत काम का है, 2KT। मैं यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ x2 माइनस x1 स्क्वायर। तो कल को अगर बोल दिया कि 5 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक फॉर्म होने में कितना टाइम लगेगा, तो भाई ये रो L 2KT सब दिया हुआ रहेगा। यहाँ 15 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके लिख दोगे या सीधा 10 टू द पावर माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ 15 का स्क्वायर कर देना और यहाँ 5 का स्क्वायर। तो उस फॉर्मूला के साथ साथ ये रेडीमेड फॉर्मूला डायरेक्ट आप एग्जाम में यूज कर सकते हो कि पर्टिकुलर लेयर के बढ़ने के लिए कितना टाइम चाहिए। ठीक है दोस्तों, फटाफट लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो दोस्तों अब नेक्स्ट अपना टॉपिक है कन्वेक्शन। अब देखो इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। तो कन्वेक्शन जो है, कंडक्शन के बाद कन्वेक्शन है अपना प्रोसेस। तो कन्वेक्शन में क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये लिक्विड और गैस में पॉसिबल है। तो कन्वेक्शन में पहला पॉइंट लिखेंगे, इट इज पॉसिबल इन लिक्विड एंड गैस। ये लिक्विड और गैस में पॉसिबल है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें आप अगर हीट सप्लाई करोगे तो मीडियम का मॉलिक्यूल उस हीट को एक्सेप्ट करके वो एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस होगा। जैसे कंडक्शन में क्या हो रहा था, मीडियम का जो मॉलिक्यूल्स था वो वाइब्रेट नहीं कर रहा था। यहां पे एक्चुअल में आपका मॉलिक्यूल्स जो है हीट को लेके ट्रेवल करेगा फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। ये बात क्लियर है। तो हम लोग यहां पे सबसे पहले ये लिखेंगे कि इन केस ऑफ कन्वेक्शन ट्रांसफर of heat takes place due to net displacement of heat net displacement of molecule of medium from one place to other place। अब ये लिक्विड के ही मॉलिक्यूल ये कर सकते हैं, सॉलिड में तो हो नहीं सकता बच्चों। तो कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। अब कन्वेक्शन जो है बच्चों, कन्वेक्शन वो दो टाइप का होता है। अगेन कन्वेक्शन भी दो टाइप का होता है। एक होता है आपका नेचुरल कन्वेक्शन। कौन सा कन्वेक्शन बच्चों, नेचुरल कन्वेक्शन। पहला नेचुरल और दूसरा है फोर्स्ड कन्वेक्शन। कौन सा कन्वेक्शन, फोर्स्ड कन्वेक्शन, ठीक है। तो हम लोग पहले बात करेंगे नेचुरल कन्वेक्शन की और उसके बाद करेंगे फोर्स कन्वेक्शन की। चलो जल्दी से लिख लो इसे फटाफट। चलो तो बात करते हैं बच्चों नेचुरल कन्वेक्शन की, नेचुरल कन्वेक्शन की, ठीक है। तो नेचुरल कन्वेक्शन की बात करते हैं। नेचुरल कन्वेक्शन के ढेर सारे एग्जाम्पल है, ढेर सारे एग्जाम्पल है। अब मैं इसे आपको समझाता हूं कि ये कैसे होता है। देखो हम लोग हीट के लास्ट चैप्टर अपना होगा थर्मल एक्सपेंशन, जो लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों, थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर किसी चीज को अगर आप हीट करते हो
तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है। ठीक है, अब तुम जानते हो, अब देखना क्या मजेदार तरीके से आपको ये समझ में आएगा। तुम्हें पता है कि एक टर्म होती है डेंसिटी। क्या होती है बच्चों? डेंसिटी। और डेंसिटी क्या होती है? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। दिस इज मास एंड दिस इज वॉल्यूम। अब देखो, टेम्परेचर अगर किसी चीज का राइज करोगे, किसी लिक्विड का या गैस का अगर टेम्परेचर को रेज करोगे तो ऑटोमेटिकली इसकी वॉल्यूम बढ़ेगी। और मास तो आपका क्या रहता है? फॉर द गिवन सब्सटेंस आप मास को तो बदल नहीं सकते, मास क्या रहता है? कांस्टेंट। तो मास आपका रहेगा कांस्टेंट। मास क्या रहेगा? कांस्टेंट। और अगर आप वॉल्यूम को राइज करोगे और मास रहेगा कांस्टेंट, तो वॉल्यूम अगर राइज होगा और मास कांस्टेंट रहेगा तो ऑटोमेटिकली जो ये डेंसिटी है ये फॉल करेगी, यानी टेम्परेचर के राइज होने पे डेंसिटी घटेगी। ये चीज दिमाग में सेट कर लो। मोस्ट ऑफ द लिक्विड जो है और गैस जो है वो टेम्परेचर के राइज होने पे उसकी डेंसिटी घटती है। और डेंसिटी घटने का क्या मतलब है? डेंसिटी घटने का मतलब है वो वस्तु थोड़ी हल्की हो जाती है। जैसे एक प्लास्टिक का बॉल और एक आयरन के बॉल में क्या डिफरेंस है? तो आयरन का बॉल ज़्यादा डेंस होता है, और डेंस मतलब सेम वॉल्यूम में बहुत मास होता है। और प्लास्टिक के बॉल में क्या है कि मास की कमी होती है। क्लियर? मतलब कि उसकी डेंसिटी कम है, मतलब वो हल्की होगी। तो सीधी सी बात है, अगर वाटर के अंदर तुम मेटल के बॉल को खुद सोच के देखो बच्चों, कि अगर तुमने वाटर के अंदर, ये सब मैं इसलिए समझा रहा हूं ना कि अभी तुम्हें इससे ना बहुत इजी हो जाएगा। अगर मान लो ये आयरन की बॉल है, ऐसे वाटर में तुमने डाल दिया तो ये ऊपर उछल के नहीं आ जाएगा। लेकिन अगर आपने इसके जगह यहाँ पे प्लास्टिक का बॉल डाल दिया तो ये ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि ये इसके कंपेयर में हल्की होती है। ये दिमाग में आप रखना, ठीक है ना? तो खैर ये सब चीज़ तो नहीं रखना है, आप ये डेंसिटी वाली बात तो जरूर लिख लेना, ठीक है? अब आ जाओ, मेरा क्या करना है। नेचुरल कन्वेक्शन कैसे होता है? तो नेचुरल कन्वेक्शन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दोस्तों, बॉइलिंग ऑफ वाटर। बॉइलिंग ऑफ वाटर। वाटर को जब हम लोग बॉइल करते हैं वो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। कैसे? तो देखो, मान लो ये आपने ले लिया एक बीकर। बीकर मतलब जो पानी गर्म करने वाला कंटेनर ले लिया, इसमें वाटर है। फिलहाल ये वाटर मान लो आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, रूम टेम्परेचर पे। अब इसे तुमने बर्नर से, ये बर्नर है, इससे तुमने इसको हीट करना शुरू किया। अब जैसे ही इसको हीट करोगे तो देखो होगा क्या। जब हीट करोगे, ध्यान से सुनते रहना मेरी बात, जब हीट करोगे तो यहां जो सबसे लास्ट वाला जो लेयर है, यानी उस बर्तन का सबसे नीचे वाला किनारा, तो सबसे पहले बच्चों इसमें से हीट क्रॉस करेगा कंडक्शन से, क्योंकि नीचे तो वो उसका आपका बॉटम है, तो उसको क्रॉस करेगा हीट कैसे? कंडक्शन से। लेकिन जैसे ही वो ऊपर आएगा तो सबसे लोएस्ट लेयर जो वाटर का है, जो इस बॉटम के टच में है, वो सबसे पहले हीट गेन करेगा और उसका टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। और तुम देख सकते हो कि टेम्परेचर बढ़ने से डेंसिटी क्या होता है? घट जाता है। तो ऑटोमेटिकली ये लास्ट सबसे पहला लेयर जो है यहां पे, नीचे से पहला ऊपर से लास्ट, उसका टेम्परेचर सबसे पहले बाकी वाटर से ज्यादा हो जाएगा। ये तो समझ में आता है तुम्हें? मान लो बाकी का 30 है, इसका 31 ही हो गया, लेकिन 31 होने से ऊपर वाले वाटर के कंपेयर में नीचे वाले वाटर का डेंसिटी घट जाएगा, और जिसकी डेंसिटी घट गई तो वो हो गया हल्का, लाइक प्लास्टिक बॉल। तो अब सोचो, ऊपर वाला एक तरीके से भारी वाटर हो गया, हैवी, जिसका डेंसिटी ज्यादा है, नीचे वाले का डेंसिटी कम है, तो ऑटोमेटिकली ये यहां से कहां भाग के चलाएगा? ऊपर। मतलब जैसे ही वो थोड़ा सा गर्म होगा, वो गर्म होके ऊपर, यानी वो 31 वाला जो लेयर है वो कहां आ गया? ऊपर। आ रही है बात समझ में? और 30 वाला हो गया नीचे। क्लियर? अब क्या होगा? अब देखो, यहां से हीट लेके वो ऊपर आ गया कि नहीं आ गया? पूरा का पूरा वाटर जो है वो यहां से ऊपर आ गया 31 पे। अब इसके ठीक नीचे वाला लेयर बॉटम के टच में जाएगा,
फिर वो भी गर्म होगा, वो भी गर्म होके कहाँ जाएगा, ऊपर। ठीक है, और इस तरीके से होते होते वो जो 31 वाला जो सबसे ऊपर था वो वापस फिर नीचे आ जाएगा, और फिर नीचे आके, क्योंकि अब सारे 31 पे हो गए, तो फिर अब वो 31 से हीट होके 32 हो गया, तो फिर वो ऊपर चला गया। तो मतलब देखो क्या हो रहा है, ये 31 पे आया तो ऊपर गया, अब ये एक एक करके सारे 31 पे आ गए, सारे आ गए 31 पे। ओके, अब जो लास्ट वाला बचा वो 31 से उसका और बढ़ेगा तो वो 32 पे होगा, तो वो फिर कहाँ जाएगा, ऊपर, तो फिर उसके बाद नीचे। तो इस तरीके से ये साइकिल घूमने लगेगा, समझ गए ना। गर्म हो के पानी ऊपर जाने लगेगा। जो पानी का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा वो ऊपर सबसे रहेगा, और जिसका कम रहेगा वो नीचे रहेगा। और वो नीचे कम नहीं रहेगा, वो बाद में क्या होगा, वहां से कंडक्शन से हीट ले लेके घूमता रहेगा। तो बच्चों इस तरीके से क्या होगा, एक साइकिल शुरू हो जाएगी ऐसे, है ना। तो कहोगे ये फिर नीचे क्यों आ रहा है, बिल्कुल नीचे आएगा ना भाई, क्योंकि नीचे वाला उससे ज्यादा गर्म हो जाएगा तो वो उससे भी ऊपर रहना पड़ेगा, तो फाइनली ये नीचे आएगा। तो ये साइकिल साइकिल होते होते तब तक चलती रहेगी जब तक आप हीट सप्लाई करते रहोगे, और फाइनली वाटर जानते ही हो 100 डिग्री तक जाता है, उसके बाद ये साइकिल के बजाय वहां पे वेपराइजेशन चालू हो जाएगा, समझे। तो इस तरीके से देखो, हीट नीचे से ऊपर गया तो बताओ मॉलिक्यूल आपका मूव किया कि नहीं हुआ, तो इसमें मॉलिक्यूल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका कन्वेक्शन करंट। ये इस तरीके से जो हीट फ्लो हो रहा है, दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शन करंट। क्या कहलाएगा बच्चों, कन्वेक्शन करंट। ये आपका कन्वेक्शन, ये वाटर है, अभी मैं इसको लिख दूंगा 1-2 लाइन, एंड दिस इज कन्वेक्शन करंट, कन्वेक्शन करंट लिख देना। अब एक चीज समझो, कोई तुमसे पूछे इसका मतलब है नेचुरल कन्वेक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, तो देखो 2 चीज होना चाहिए। एक तो डेंसिटी को टेम्परेचर पे डिपेंड करना चाहिए, और वो भी क्या होना चाहिए, टेम्परेचर के राइज होने पे डेंसिटी डिक्रीज होनी चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे यहां पे कंडीशन फॉर नेचुरल कन्वेक्शन, नेचुरल कन्वेक्शन नंबर 1। तो कंडीशन फॉर नेचुरल कन्वेक्शन में नंबर 1 क्या आ गया बच्चों, तो नंबर 1 आ गया आपका कि नंबर 1 आ गया वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विथ टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ डेंसिटी की वेरिएशन। नंबर 2 में क्या आएगा, एक तो वेरिएशन आ जाएगा टेम्परेचर के साथ डेंसिटी में, और दूसरा प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी, प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण की मौजूदगी। एक बात समझ लो कि ये कोई भारी हो कोई हल्का हो, किसी के भारी या हल्का होने का सेंस कब होगा, किसी के भारी और हल्का होने का सेंस तब होगा जब ग्रेविटी मौजूद होगी। मान लो अगर पृथ्वी किसी चीज को अपनी ओर खींचे ही नहीं, तो इसका मतलब भारी हल्का का कोई मतलब रह जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ध्यान से सुन लो, कन्वेक्शन जो है वो तभी होगा जब ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद होगा। जहां ग्रेविटी नहीं होगी, लाइक स्पेस में, अंतरिक्ष में, जहां मान लो किसी एक पॉइंट पे जहां ग्रेविटी नहीं है, वहां पे कन्वेक्शन नहीं हो पाएगा। मतलब नेचुरल कन्वेक्शन फोर्स्ड हो सकता है लेकिन नेचुरल कन्वेक्शन नहीं होगा। या जहां की ग्रेविटी वीक है, जैसे मून पे ग्रेविटी क्या है, कम है, तो वहां कन्वेक्शन करंट का जो रेट होगा वो स्लो होगा। तो कन्वेक्शन होने के लिए बच्चों क्या क्या होना चाहिए, एक तो वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विथ टेम्परेचर, और दूसरी बात है आपका प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी। मान लो डेंसिटी ही नहीं बदलती तो फिर ग्रेविटी रह के भी क्या होगी, या ग्रेविटी ही ना हो तो डेंसिटी बदल के भी क्या होगा। तो इन दोनों का होना जरूरी है, किस चीज के लिए, नेचुरल कन्वेक्शन के लिए। ओके चलो फटाफट लिखो, मैं बॉइलिंग ऑफ वाटर को थोड़ा अलग से लिखवा देता हूं। तो दोस्तों देखो, मैंने यहां बॉइलिंग ऑफ लिक्विड में एक डायग्राम बना दिया आपके सामने कि हीट जो लिक्विड जो है हीटेड अप होके ऊपर जा रहा है ड्यू टू लो डेंसिटी, एंड वापस फिर वो नीचे इसलिए आएगा
क्योंकि जब लगातार लेयर्स ऊपर जाएंगे तो जो ऊपर होगा ऑटोमेटिकली क्रम में वो कहाँ जाएगा, नीचे, और ये साइकिल आपका रिपीट होगा। तो मैंने लिख दिया है, ड्यूरिंग बॉइलिंग द लेयर ऑफ लिक्विड एट बॉटम विल बी हीटेड अप एंड मूव अपवर्ड ड्यू टू लो डेंसिटी। दिस साइकिल विल कंटिन्यू टिल होल लिक्विड विल हैव सेम टेम्परेचर, जब तक कि वो सारे 100 डिग्री पे पहुंच ना जाए। चलो इसके बाद बात करते हैं बच्चों अदर एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्शन। तो देखो जैसे कि मैंने पहला लिखा है अपराइट पोजीशन ऑफ फ्लेम ऑफ कैंडल। देखो कैंडल जो आप मोमबत्ती का फ्लेम देखते हो, उसकी जो लौ देखते हो, आप देखना मोमबत्ती की लौ हमेशा ऊपर ही होती है। उसको ऐसे भी झुका दोगे ना तो मोमबत्ती भले ही आपका ऐसे हो जाएगा कैंडल, लेकिन लौ जो है आप देखना वो सीधी रहेगी हमेशा अपवर्ड। ऐसा क्यों होगा? देखो ऐसा इसलिए होगा भाई, क्योंकि मान लो ये कैंडल है, ठीक, और ये इसकी लौ है, तो क्या होती है कि इसके आसपास की जो हवा है, ये मान लो एयर मॉलिक्यूल्स, ये एयर मॉलिक्यूल्स जो है ये हीट होके एयर मॉलिक्यूल्स गर्म होके कहाँ उठना चाहेगी, ऊपर। जैसे लिक्विड आपका जो है, जैसे देखो जैसे लिक्विड आपका हीट होके हल्की होके ऊपर उठ जाती है, तो ये चीज़ तो गैस के लिए वैलिड है। गैस का भी जब टेम्परेचर राइज होगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर। तो इस लॉ के आसपास की हवा, इस फ्लेम के आसपास की हवा गर्म होके ऊपर जाना चाहेगी, क्योंकि गर्म हवा जो होती है वो हल्की हो जाएगी क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होगी। तो हवा जो फ्लेम के आसपास की हवा ऊपर उठेगी तो अपने साथ फ्लेम को भी कहाँ लेके जाएगी, ऊपर। दैट्स वाई आप देखते हो फ्लेम हमेशा ऊपर रहता है। और एक और तुम प्रैक्टिकल कर सकते हो, जो फ्लेम के ऊपर अगर अपना हाथ ऐसे रखोगे, जैसे देखो मोमबत्ती का फ्लेम ऊपर है, अपना हाथ ऐसे रखोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हें ज़्यादा गर्मी महसूस होगी। क्यों? क्योंकि अगर तुम साइड में रखते हो तो साइड में जो भी तुम्हें हीट मिलेगा वो उसके लाइट के रेडिएशन की वजह से मिलेगा, लेकिन ऊपर अगर रखोगे तो वो जो लगातार हवा गर्म होकर ऊपर उठ रही है वो कन्वेक्शन से आपके हाथ को क्या करेगी, गर्म करेगी। तो इस तरीके से कन्वेक्शन का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आपका क्या है, अपराइट पोजिशन ऑफ फ्लेम ऑफ कैंडल, ये भी हम लोग देख सकते हैं। इसके अलावे दूसरा वेंटिलेशन। देखो आप देखना जब भी अपने घर में या कहीं भी एग्जॉस्ट फैन लगा होता है ना, वो हवा जो गर्म हवा को बाहर निकालती है, उसकी पोजीशन देखना। उसकी पोजीशन हमेशा घर में कहाँ पे होती है, रूम में कहाँ पे होती है, ऊपर में होती है। ऐसा क्यों? तो देखो जो भी हम लोग एक्सहेल करते हैं, जो हवा हम लोग एक्सपायर करते हैं, वो थोड़ी गर्म होती है और हम चाहते हैं कि ये घर से बाहर निकल जाए, तो वो निश्चित तौर पे गर्म हवा कहाँ रहेगी, ऊपर। क्यों ऊपर रहेगी? क्योंकि गर्म हवा की डेंसिटी कम होगी तो वो हल्की होगी तो वो ऊपर ही रहेगी। तो वेंटिलेटर से क्या हो जाएगी, बाहर चली जाएगी, और रूम में जैसे ही हवा अगर वो बाहर जाएगी तो रूम में क्या आ जाएगा, लो प्रेशर। तो जो आपका विंडो है जो नीचे में है वहाँ से आपको हवा, ठंडी हवा नीचे आ जाएगी। तो इस तरीके से वहाँ भी एक साइकिल आता है, विंडो से हवा आई फिर गर्म होके ऊपर और आपके वेंटिलेटर से बाहर। तो ये जो वेंटिलेशन है, तो वेंटिलेशन में भी आपको मदद करता है। वेंटिलेशन के समय भी होता है क्या, कन्वेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट लिखो, और भी इसके एक दो एग्जांपल मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिजेस। अब देखो ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ और ये जेईई एडवांस में भी पूछा हुआ है। लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिजेस क्या हुआ, ये समझो मेरी बात को। पहले देखो एक फर्क है, जो आपका लैंड है, धरती है, ये सिलिका का बना हुआ है, जो मिट्टी है, और पानी तो आप जानते हो H2 है। तो सिलिका की क्या खासियत होती है, ये हीट एब्जॉर्ब बहुत जल्दी करके अपने आप को गर्म कर लेता है। तो मिट्टी बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, और पानी क्या है कि वो बहुत धीरे धीरे गर्म होती है मिट्टी के कंपेयर में, इसकी तुलना में। अच्छा, जो जल्दी गर्म होगा वो जल्दी ठंडा भी होगा, क्योंकि कैलोरीमेट्री में तुमने जान लिया है कि अगर हीट जो लेगा वो हीट देगा भी तो जल्दी से ठंडा भी हो जाएगा। तो देखो होता क्या है, तो पहले हम लोग बात करते हैं सी ब्रिज की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, सी ब्रिज। ब्रिज का मतलब होता है ठंडी हवा का झोंका। तो सी ब्रिज ये कैसे पैदा होता है,
तो एट डे टाइम, दिन के समय, कब की बात चल रही है बच्चों? दिन के समय। तो दिन के समय देखो, ये आपका लैंड है, धरती है, ठीक है, और यहां के बाद मान लो पानी है। अब क्या हुआ कि दिन के समय, थोड़ा इसको और नीचे बनाते हैं, इसको थोड़ा और नीचे बनाया जाए, तो ये आपका लैंड ब्रिज है, सॉरी ये लैंड है, और ये क्या है बच्चों? समुद्र। अब जब दिन में सनलाइट आएगी, तो सनलाइट आएगी तो अब सीधी सी बात है, ये ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ये ज़्यादा हीट हो जाएगा, हीटेड अप। जब ये हीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ से जो हवा है वो ऊपर उठ के चली जाएगी। ये ज़्यादा हीट हुआ किसके कंपेयर में? सी के कंपेयर में। तो ऑटोमेटिकली ये बन गया आपका लो प्रेशर एरिया। कैसा एरिया बन गया बच्चों? लो प्रेशर। क्यों? क्योंकि यहाँ की हवा गर्म होके ऊपर उठ जाएगी। यहाँ की भी हवा उठेगी, लेकिन इसके कंपेयर में ये ज़्यादा गर्म है, तो ऑटोमेटिकली इसके कंपेयर में ये हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर। तो अगर ये हाई प्रेशर हुआ, ये लो प्रेशर हुआ, तो बताओ हवाएं चलेंगी कि नहीं चलेंगी? हवा कहाँ से कहाँ चलेगी? समुद्र से जमीन के तरफ। तो दिन के समय आपका लैंड पे लो प्रेशर एरिया बनता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर होता है, और इसके कंपेयर में लो टेम्परेचर होता है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ की हवा ज़्यादा। तो इस तरीके से दोस्तों आपका देखो, समुद्र में सी के ऊपर की हवा जो है वो थोड़ी ठंडी होगी, और वो हाई प्रेशर का एरिया क्रिएट करेगी, और वो वहाँ से एयर फ्लो होके आपका लैंड की तरफ आएगी। तो इसको हम लोग बोलेंगे सी ब्रिज। और नाइट के टाइम पे ठीक उल्टा होगा, एट नाइट। अब नाइट के टाइम पे क्या होगा? नाइट के टाइम पे क्या होगा बच्चों? तो नाइट के टाइम पे तुम खुद सोचो कि अगर ये आपका नाइट के टाइम पे तो हीट लूज करने की बारी आएगी। तो जैसे ये दिन के समय ज़्यादा हीट हो गया था, नाइट के समय इसका टेम्परेचर लो हो जाएगा। ये इसका टेम्परेचर क्या होगा? लो। किसके कंपेयर में? और सी के टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर रहेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि रात को ये गर्म होने लगेगी, लेकिन चूंकि ये जल्दी ठंडा होगी उसके कंपेयर में, तो इसके तुलना में वो आपको हाई टेम्परेचर पे दिखेगा और ये लो टेम्परेचर पे। तो ऑटोमेटिकली अब ये लो टेम्परेचर पे है, तो यहाँ की जो हवा है ये आपका हाई प्रेशर हो गई, हाई प्रेशर, और यहाँ की हवा क्या होगी? लो प्रेशर। तो लो प्रेशर क्यों होगी यहाँ की हवा? क्योंकि यहाँ की हवा हाई टेम्परेचर की वजह से गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी। तो ये एयर ऊपर उठ जाएगी, तो इस जगह को भरने के लिए आपका लैंड से समुद्र की तरफ हवा बहेगी, तो इसको बोलेंगे लैंड ब्रिज। तो सीधी सी बात है, जो हवा दिन के समय समुद्र से लैंड के तरफ आएगी उसको हम लोग सी ब्रिज बोलेंगे, और रात को जो हवा चलेगी वो लैंड से समुद्र की तरफ चलेगी, इसको बोलेंगे लैंड ब्रिज। तो ये जेई में पूछा हुआ है भाई, तो ये एग्जाम्पल ढंग से देख लो, ठीक है। तो चलो कुछ लिखना है तो लिख लो, फिर हम लोग अगला एग्जाम्पल करते हैं। चलो अब बात करते हैं नहीं ले जाएंगे घुमाने, बता रहे हैं। हाँ ठीक है, चुप रहो, ठीक। ट्रेड विंड दोस्तों, मान लो ये क्या होता है, सो देखो ये अपना अर्थ है, ठीक है ना, ये इक्वेटर हो गया। अब यहाँ पे सनलाइट, तो सनलाइट जो है इसकी रोशनी डायरेक्ट आपका इस पे पड़ती है, कहाँ पे? इक्वेटर पे। तो इक्वेटर का टेम्परेचर थोड़ा क्या हो गया? ज़्यादा एज कॉम्पेयर टू पोल। पोल का टेम्परेचर लो हुआ और इक्वेटर का टेम्परेचर जो हो गया ज़्यादा। तो इक्वेटर का अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ की हवा फिर गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी। तो गर्म हवा ऊपर उठेगी और ऑटोमेटिकली ये एयर जो है वो कहाँ जाके फॉल करेगी? पोल पे। कहाँ पे जाके गिरेगी? पोल पे। अब पोल ठंडा है तो ये क्या हो जाएगा आपका? हाई प्रेशर। तो ऑटोमेटिकली पोल से इक्वेटर की तरफ हवा चलेगी। ध्यान दो, इक्वेटर की हवा गर्म होकर ऊपर उठ गई। क्यों? क्योंकि सन की डायरेक्ट लाइट पड़ रही थी, तो ये हवा ऊपर उठ गई, तो यहाँ पे बन गया लो प्रेशर एरिया। इस एरिया को फिल करने के लिए पोल से हवा चलेगी, और ये जो पोल से एयर चलेगी, इस एयर को ही हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? ट्रेड विंड। क्या बोलेंगे बच्चों? ट्रेड विंड। तो ट्रेड विंड जो है वो पोल से इक्वेटर की तरफ चलती है, और ये भी एक प्रकार का कन्वेक्शन का साइकिल ही हो गया। समझ में आई बात?
इक्वेटर मतलब विषुवत रेखा, वहां पे सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, वो गर्म होके वहां की एयर ऊपर उठ जाती है और वो ठंडी होके फिर पोल पे गिरती है, पोल से फिर वो इक्वेटर के पास। तो ये साइकिल आपका कंटिन्यू हुआ। तो आप ये इतना चीज याद रखेंगे कन्वेक्शन के केस में, नेचुरल कन्वेक्शन के केस में। और लास्ट इसमें हमारा आएगा फोर्स्ड कन्वेक्शन। फोर्स्ड कन्वेक्शन, अब ये जो फोर्स्ड कन्वेक्शन है, इसके लिए कोई ग्रेविटी, कोई आपका डेंसिटी की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यहां पे क्या होता है, लिक्विड इज पंप्ड बाय external force, no need of variation of density and gravity की भी जरूरत नहीं है दोस्तों, और लिक्विड के डेंसिटी की वेरिएशन की भी जरूरत नहीं है। जैसे मान लो कि आप ये एक सर्किट बना लो, सर्किट मतलब पाइप का एक सर्किट बना लो, ठीक है। अब इसमें लिक्विड भर दो। अब ये लिक्विड हॉरिजॉन्टल लेवल पे रखा हुआ है ऐसे, यहां पे इसको हीट करो, ठीक। अब ये मैं चाहता हूं कि ये वाटर सर्कुलेट करे, अपने आप तो करेगा नहीं क्योंकि ये ऊपर नीचे नहीं है, सेम लेवल पे है, या मान लो ग्रेविटी ही नहीं है, तो आप यहां पे एक पंप का यूज कर दो। तो पंप क्या कर सकता है, पंप सीधी सी बात है, पंप पानी को तो कहीं से भी खींच सकता है, तो वाटर को खींचेगा और एक जगह से दूसरी जगह भेजता रहेगा। यहां हीट सप्लाई करते रहेंगे, वाटर गर्म होगा और उस गर्म वाटर को ये पंप खींच के कहीं भी भेज सकता है ना। मतलब वाटर खुद से नहीं भी जाना चाहे तो पंप के थ्रू भेज देंगे, तो वाटर अकेले तो जाएगा नहीं, अपने साथ क्या लेके जाएगा, हीट भी लेके जाएगा। तो इस तरीके से भी हीट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और हम लोग के बॉडी में सबसे बढ़िया इसका एग्जांपल है जो हम लोग का ब्लड है, ब्लड वो हीट का कैरियर है। देखो बॉडी के कोर में, अंदर में जहां आपका स्टमक है, लीवर है, वहां पे हीट पैदा होता है क्योंकि वहीं पे आपका जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है, और वो उस हीट को एब्जॉर्ब कौन करता है, आपका ब्लड। और उस ब्लड को पूरे बॉडी में सभी जगह कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है, आपका हार्ट। हार्ट एक पंप की तरह काम करता है। जो हार्ट है, हृदय है, वो किसकी तरह काम करता है, पंप की तरह। और वो ब्लड को सभी जगह सर्कुलेट करता है और बॉडी के हर एक पार्ट में आपका हीट जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये फोर्स्ड कन्वेक्शन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल में आप लिख देना ह्यूमन हार्ट। कौन सा एग्जाम्पल हो गया दोस्तों, ह्यूमन हार्ट। ये आपका फोर्स्ड कन्वेक्शन करवाता है, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल बातें थी इसमें इतना, तो आप अच्छे से कर लीजिएगा। और ये कन्वेक्शन में कोई फॉर्मूला नहीं, आपके लिए बहुत अच्छा न्यूज़ है कि यहाँ कोई फॉर्मूला है ही नहीं, ना कोई न्यूमेरिकल है। बस आपको इसके बारे में चीज़ें इतनी याद रखनी चाहिए जितना मैंने आपको बता दिया है। और आज के डिस्क्रिप्शन में आपको डीपीपी का लिंक दे दिया गया है, आप उस डीपीपी को सॉल्व कर लीजिएगा। कंडक्शन पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए गए। ओके दोस्तों, ठीक, लिख लीजिए।